हुमायूं कबीर का कोई फैक्टर रहा है या फिर हुमायूं कबीर बस एक बुलबुले की तरह आए और चले गए? देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि कई जो नेता होते हैं वो अपना एक एम्बिशन लेके चलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी सर्वोपरि होती है। हम्म। यदि उनका पलना बढ़ना और उनका विकसित होना यदि टीएमसी के अंदर हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि उनका जो कद बढ़ा था वो टीएमसी के चलते बढ़ा था, ना कि कोई अपनी व्यक्तिगत ताकत के बदौलत बढ़ा था। लेकिन कभी कभी होता है कि नेताओं को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पावर हूँ, मेरे से ही सब कुछ चल रहा है। तो उन्होंने ये एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये किया कि चलिए मैं कुछ कुछ परिवर्तन कर दूंगा, कुछ बदल के रख दूंगा, और हम अपनी जीत को दर्ज करेंगे। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि, और देखिए कि उनकी क्या स्थिति हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि पार्टी सर्वोपरि होती है। तो आप जिस अम्ब्रेला के नीचे से अब हट जाते हैं, तो सीधा सा मतलब होता है कि आपकी कोई जमीन नहीं बचती है। बहुत बिरले ऐसे कोई नेता होते हैं कि जो अपने दम पे फिर किसी सल्तनत को खड़ा कर लेते हैं। नहीं तो अक्सर जो है ये बस पानी के बुलबुले के जैसे आते हैं और चले जाते हैं, और सिर्फ अपनी ही सीट पे बेचारे वो बेचारा ही कहा जा सकता है, और क्या कह सकता है। जो कभी कहते थे कि हम टीएमसी को पूरा ध्वस्त करके, लेकिन अब तो अपने ही किला नहीं बचा लेकिन पा रहे राहुल हैं, जी, अपने ही। ममता बनर्जी को बीजेपी से मतलब पिछड़ने में फैक्टर बने कि नहीं? क्या लगता है कि नहीं, ये जो कुछ भी है वो ममता बनर्जी की अपनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है, जो कि उनकी सीटें कट रही हैं, जो कुछ भी है? देखिए, उनके घटने के लगभग 4-5 कारण आप मान सकते हैं। पहला एक है कि करप्शन का आरोप। हम्म। जो करप्शन होता है, करप्शन कई करप्शन लगे, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, बहुत सारे ऐसे करप्शन के चार्जेस लगे, जिसके कारण से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पे शुरू हो गया। दूसरा है कि वहां पे जो वोट बैंक है वो हिंदू और मुस्लिम दो भाग में बट गया। ये एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है कि आरजी कर जो कांड जो हुआ था, रेप जिसमें पीड़ित। लोगों को ये आशा थी कि हम्म। महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं को सुरक्षा देगी। हम्म। लेकिन ममता दीदी जो है उसको देने में नाकामयाब हो गई, और जो महिलाओं की आकांक्षा थी, जो सुरक्षा थी, वो कहीं न कहीं उसके मापदंड पे ठीक है खड़ी नहीं राहुल जी, हुई। यहाँ पे रोक के एक छोटा सा सवाल लूंगी। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र चल रहा है, तो जहां ममता बनर्जी के लिए ये एंटी इनकम्बेंसी काम किया, वहां असम में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो है वो क्यों नहीं कांग्रेस को फायदा दिला पाया? नहीं, वहां देखिए देखिए कांग्रेस जी। देखिए, फिर बारीक 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 समझिए किसी चीज को। जनता को क्या चाहिए? जनता को एक डेवलपमेंट चाहिए। हम्म। मैं जहाँ पे हूँ, मुझे अगर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो मैं किसी पार्टी से कैसे जुड़ूंगा? छोटी सी बात है। अगर मेरे घर के आगे सड़क नहीं बने हैं तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मेरे घर में बिजली नहीं आ रही तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आसाम में जो पिछले 10 साल में या और पहले से जो काम हुए हैं, वो डेवलपमेंट का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ, कनेक्टिविटी काफी बढ़े हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपके, तो हम्म। वहां से जो रोजगार है और जो वहां के सामान है, चाहे चाय हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कई चीज वो एक दूसरे स्टेट में जाने में बहुत तेजी से काम करते हैं। देखिए, उसके बाद हम्म। कि ईस्ट कॉरिडोर में रेल रेल को भी आगे बढ़ाया गया। जी। पहले असम के तिनसुकिया तक है, लेकिन उसे मणिपुर ये आगे तक भी ले जाया जा रहा हम्म। है, और उस पर भी काम किया, यानी जी डेवलपमेंट राहुल जी, वहां एक बड़ा फैक्टर बेशक। रहा। जी जी, मैं कह रही थी कि बेशक विकास मुद्दा रहा होगा, लेकिन जिसपे सबसे ज्यादा अगर बीजेपी ने खेला तो वो था घुसपैठी का मुद्दा। उसको लेकर बीजेपी के पास ना कोई प्लान है, ना उसने बताया कि कैसी चीजों को खत्म करना है। तो इस पे कांग्रेस हावी हो सकती थी बीजेपी पर, लेकिन कांग्रेस हावी नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं यही इसी का असर देखने को मिला कि कांग्रेस काफी पीछे छूट गई असम में। जी, ये एक बात सही है कि आपने, कि यदि कांग्रेस पावरफुल होती तो वो असम में जरूर पूछती कि आपकी 10 साल की सरकार है, तो एक डाटा दीजिए हमें कि हम्म। आपने कितने घुसपैठी को बाहर किया है। मैं लेकिन मैं कांग्रेस जो है वो ट्रम्प पे कभी बात करने लगे तो कभी कुछ और बात करने लगे। यानी जो मेन मुद्दा है, हम्म। ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है। स्टेट असेंबली का इलेक्शन छोटे छोटे जो वहां के लोगों के मुद्दे होते हैं उस पे होती है, ना कि विदेश नीति पे कोई ये चुनाव होता है। तो इसलिए बेशक बेशक। कांग्रेस कहीं न कहीं ये कहते हैं कि वॉक ओवर दे दिए, और हम्म। उनके पास मुद्दे थे, लेकिन उस मुद्दे को उठा नहीं पाए, और जिसके कारण से जो कांग्रेस का नतीजा और जो परिणाम देख रहे हैं, तो सभी राज्य में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, आपके सामने है।
और उनकी दुर्गति के पीछे और कोई नहीं है, खुद की लीडरशिप है और खुद के मुद्दे को भुनाने की क्षमता नहीं है। इस कारण से वो पिछड़ते जा रहे हैं। नफीरुल इस्लाम साहब, लेकिन पहले राहुल देव जी के पास। जी राहुल देव जी। जी देखिए, जब भी कोई पार्टी हारती है या जब भी पार्टी उनको लगता है कि अब हमारा स्थिति गंभीर होते जा रही है, तो स्वाभाविक बात होता है कि गेंद दूसरे के पाले में फेंकना ये शुरू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक जो काउंटिंग है उसको प्रोसेस स्लो या देर करने की, वो तो एक प्रोसेस है जो आप कहीं भी सेंसिटिव चीज होती है तो बड़ा ही उसमें फूक फूक के कदम रखा जाता है। जैसे मैंने जब बिहार का कई इलेक्शन करवाए थे तो सबसे ज्यादा खतरनाक बिहार का इलेक्शन हुआ करता था। तो मुझे याद है कि मैं 2-2 बजे रात तक बैठा रहता था सेंटर पे, जो कंट्रोल रूम है, और वहाँ पे रिपोर्टर से पूछते रहता था कि भाई अभी इसका क्या जो, नहीं सर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ये प्रोसेस होते हैं जहाँ पे खतरनाक स्थिति होती है, जहाँ पे नेक टू नेक मुकाबला होता है, तो वहाँ चीज बड़ी फूक फूक के रखी जाती है ताकि किसी प्रकार की उलझन नहीं हो। तो इसलिए ये प्रोसेस हो सकता है कि शुरुआती दौर में शुरू हो, लेकिन अब तक का जो रुझान है उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें अब परिवर्तन की गुंजाइश है। यानी बंगाल जो है अब टीएमसी के हाथों से निकलते हुए ऐसा लग रही है। वैसे इस्लाम साहब जो है ये एक बंगाल से आते हैं और स्पोर्ट्स स्पिरिट हैं, उसमें बड़ा अच्छी बात उनमें मुझे दिखाई पड़ी और झलक दिखाई पड़ी कि यदि हार जाते हैं तो उसका ज्यादा ठीक है, फिर हम लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बंगाल की जो खूबी है स्पोर्ट्स स्पिरिट का, तो वो इस्लाम साहब में मुझे दिखाई देने लगा है कि टीएमसी यदि नहीं भी कर रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज नफीरुल इस्लाम साहब, हम गौरव गोगोई के बयान लगातार वो इस तरह की बातें कर, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि किसी विशेष समुदाय पे कुछ टीका टिप्पणी करना ये किसी भी कीमत से उचित नहीं माना जाता है। लेकिन यदि बीजेपी की एक कोर नीति को समझें तो वो कोर नीति थी कि घुसपैठ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बंगाल के जो मुसलमान हैं, जो लंबे समय से यहाँ के निवासी हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने घुसपैठ यानी जो बांग्लादेशी है उनका विरोध किया था। और कई जो सोशल मीडिया पे कई बाइट्स भी चल रहे थे, कई लोगों के, मुस्लिम नेताओं के, कई मुस्लिम पब्लिक की बाइट चल रही थी कि भाई हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो काम चाहिए, लेकिन जो टीएमसी के जो 15 साल की सरकार रही है उन्होंने हमें अपना रोजगार नहीं दिया, जिस कारण से हम भटकते हैं और आज तक हमारे वोट बैंक को एक टूल के रूप में यूज किए। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता कुछ बीजेपी की ओर शिफ्ट हो। दूसरी जो बड़ी पार्टी होती है, जो सामने वाले जो लड़ाई जब करते हैं तो वह माइक्रो लेवल पे एक एक विधानसभा सीट के कौन मतदाता कितनी संख्या में है, मुस्लिम, हिंदू और अलग अलग कास्ट के लोग, तो उस पे वो काम करते हैं। दूसरी पार्टी इस माइक्रो लेवल पे काम नहीं करती है, बीजेपी इस माइक्रो लेवल पे काम करती है। इसलिए कई बार देखते होंगे किसी विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है। तो डमी कैंडिडेट जैसे ही खड़ा होंगे, बशर्ते ही उसका 20,000 लोगों के में पकड़ हो, बशर्ते उन्होंने 10,000 लोगों में पकड़ हो, लेकिन यदि ऐसे जिसकी संख्या ज्यादा है, और ये मनी गेम है पूरा, सॉरी मनी गेम है, पैसों का ये इस्तेमाल यहाँ पर आप मनी गेम कहिए या सामने वाले के राजनीतिक की इच्छा को जगाया गया है कि भैया आप भी नेता बन सकते हो, आप पीछे झंडा क्यों धोते हो, आप भी नेता बनो, आप भी विधानसभा चलो। तो ये एक फैक्टर, कई फैक्टर होते हैं जो ये एक फैक्टर होते हैं कि सामने वाले के जो मुफ्त वोट है उसको कहीं न कहीं डिवाइड किया जाए, उसको तोड़ा जाए, और ताकि हमारे जो वोट बैंक है वो एक समूह में गिरे ताकि हम आगे निकल जाए। तो कई प्रकार की रणनीति इस चुनाव में देखने को मिली है और जिसका परिणाम आपके सामने है कि लगभग बीजेपी 200 क्रॉस कर चुकी है, करने वाली है या कर चुकी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि
टीएमसी भी बीजेपी को या बीजेपी के रणनीति को बहुत हल्के में ले ली थी। उन्हें उसे लगा था कि हम इसे ओवरकम कर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जूझ रहे हैं और हम इसे निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने एक न्यूज़ भी दिखाया था कुछ देर पहले कि ये बताए थे कि जो टीएमसी ममता बनर्जी गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे जो एजेंट है उसको बाहर जा जी। झालमुड़ी पर निबंध लिखे गए थे। झालमुड़ी एक ऐसा व्यंजन जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता, बड़ा प्रचार हुआ था और अब शायद झालमुड़ी पर टैग लगेगा और पीएम मोदी की फोटो भी लगेगी और ये विदेशों में इंपोर्ट भी किया जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक्सपोर्ट किया जाएगा। सही है। हाँ। कि बंगाल में झालमुड़ी इतना लोकप्रिय है कि यह 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, यानी जितने लोग हैं वो चलते फिरते इसको खाते हैं। यदि बंगाल के लोकल ट्रेन में आप सफ़र करें, कोई भी उस रूट से अगर बंगाल से ट्रेन जा रही है तो झालमुड़ी जरूर बनेगा। तो मोदी जी एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये इस बात को समझ लीजिए। वो यह जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ को पकड़ा जाए कि जो हमारे लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, लोकल लोग हमारे प्रति आकर्षित हो और आकर्षित हुए हैं। झालमुड़ी खाई थी झारग्राम में और वहां की सारी सीटों पर बीजेपी दरअसल बाजी सीटों पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तो कहा गया था कि मोदी जी की झालमुड़ी, ममता दीदी की माछ भात और राहुल गांधी की नमक। तो नमक तो इतना कम पड़ा कि आप समझ जाइए खत्म ही हो गया, स्वाद नहीं आ रहा। तो झालमुड़ी वो स्वाद अनुसार भी नहीं रहा, स्वाद अनुसार भी उसे नहीं मिला। लेकिन एक बड़ी चीज